नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया जी। लवानिया जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। सर, जिस प्रकार से चूँकि जिला है भोपाल लेकिन राजधानी है, तो कोई भी प्रदेश उसकी राजधानी उस प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जिलों में और राजधानी में क्या मूलभूत अंतर पाते हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि राजधानी होने से राजधानी में कार्यक्रम होना, राजधानी में बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं। तो आम जिलों की अपेक्षाकृत उन सभी गतिविधियों को मैनेज करना, उन सबको हैंडल करना, प्लस राजधानी होने के साथ साथ ही भोपाल एक बड़ा शहर भी है, तो शहर के अपने चैलेंजेस होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कोविड टाइम्स की बात करें तो हमारे आसपास के जितने ज़िले थे उन सब का भी एक्सपेक्टेशन ये था कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भोपाल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबको सपोर्ट करे। तो इसी प्रकार से किसी भी गतिविधि में, किसी भी चीज़ में राजधानी से और भोपाल जैसे बड़े शहर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न केवल अपना दायित्व वरन अपने आसपास के ज़िलों का दायित्व भी संभाले। वो लोड भी आ जाता है आपको? हाँ, निश्चित ही कार्य करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि भोपाल में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको भोपाल में काम करने का मज़ा आता है। जिस प्रकार से आपने कहा कि राजधानी के अपने चैलेंज हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो मैं पिछले कार्यकाल की अगर आपकी बात करूं तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगा कि जिनको फेस करने के बाद लगा कि ये हमारे पद के लिहाज से, कर्तव्य के लिहाज से, दायित्व के लिहाज से ये हमने किया, इससे संतुष्टि मिली? देखिए, दो मूल विषयों पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चैलेंज तो जो कोरोना काल था उसने हम सबके सामने पोज किया, एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने, हमारे तमाम डॉक्टर्स ने, प्रशासन ने, सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, रादर पूरे समाज ने मिलके जिस प्रकार से उसका सामना किया, जिस प्रकार से हम लोगों ने इंश्योर किया कि भोपाल में कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स फैसिलिटीज़ की कमी के कारण नहीं हुआ। भोपाल में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इतनी दूर दूर से लोग आके अपना इलाज करा रहे थे। तो उस हिसाब से लगता है कि एक बहुत ही मुश्किल समय को पूरे समाज ने, प्रशासन ने, सभी लोगों ने मिलकर बहुत दक्षता के साथ और बहुत मजबूती से उसका सामना किया। इसके साथ ही साथ भोपाल में हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि हम नागरिक सुविधाओं का विकास करें, हम और बेटर चीज़ें, बेटर फैसिलिटीज़ लोगों को दे पाएँ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे आप स्वच्छता की बात करें तो हमारे ट्रांसफर स्टेशंस की बात कर सकते हैं, लेजर एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम क्रूज़ रेस्टोरेंट की, मल्टी लेवल पार्किंग पे हम लोग एक स्पोर्ट्स एरिना डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी बात कर सकते हैं, सदर मंजिल की बात कर सकते हैं, ब्रिजेस की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पिछले कुछ समय में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भोपाल में सैंक्शन हुए हैं। कुछ पे काम प्रारंभ हो गया है, कुछ पे आने वाले समय में प्रारंभ होगा। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को इस दौरान हम लोगों ने लिया है जिससे कि आने वाले दिनों में नागरिकों को भोपाल में रहने में और बेहतर लगे। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कोरोना के समय एक बड़ा संकट था और चाहे वैक्सीनेशन हो या कोरोना की रोकथाम की जो भी और अन्य एहतियात हों, भोपाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब चूँकि कोरोना एक तरह से गया तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन कम है बहुत, फिर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो कोरोना वापस से न फैले उसके स्तर पर अभी कोविड की क्या एक पैरेलल टीम काम कर रही है? देखिए, निश्चित ही एक टीम लगातार काम करती रहती है। आज की डेट में कोरोना को लेकर हमारा फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगा सकें, वैक्सीनेट कर सकें, जिससे कि कोरोना का इंसिडेंस हो ही ना, यदि हो भी तो वो एक नॉर्मल वायरल की तरह ही होके बिना किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित किए निकल सके। और यही स्ट्रैटेजी है जो भोपाल में कामयाब भी रही है। बहुत एक्सेलरेटेड और बहुत ही एम्बिशियस वैक्सीनेशन हम लोगों ने भोपाल में किया, जिसके निर्णय हमको आगे सेकेंड वेव के बाद जितनी भी वेव्स आई उन सब में देखने को मिले कि कहीं भी लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे, बीमार नहीं हो रहे थे। तो अभी भी हमारा फोकस वही है कि बूस्टर डोज ज़्यादा से ज़्यादा लगा के हम लोगों को सिक्योर कर सकें। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि
कोरोना को लेकर लगातार अभी काम चल रहा है, जिस प्रकार से मतलब बूस्टर डोज लग रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के जो एक तय पैरामीटर्स थे केंद्र सरकार द्वारा, WHO की जो गाइडलाइंस थी और भी जितने मानक थे, उन पर भोपाल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे ख्याल से। अगर आप देश भर की भी बात करें तो वी वर वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ जिसने कि अपना वैक्सीनेशन 100% किया, फर्स्ट डोज में भी या रादर सेकेंड डोज में भी। एंड बहुत ही एग्रेसिव वैक्सीनेशन कैंपेन हम लोगों ने चलाया। रादर मैं कहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही अच्छा हुआ। इसी बीच में नगरीय निकाय के बहुप्रतीक्षित चुनाव, फिर उस पर जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नहीं वो चुनाव ऑर्गेनाइज होने ही हैं, तो फिर चुनाव का भी एक इस बीच में एक दायित्व आपको निभाना पड़ा चुनाव कराने को लेकर, और ख़ासकर ये चुनाव तो जिला कलेक्टर से बहुत ही ज़्यादा वास्ता रखते हैं। तो ये इसी बीच में चुनाव की जो प्रक्रिया रही और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण मतदान हुआ, तो क्या कुछ तैयारियां अचानक करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं? निश्चित ही ये वाला चुनाव में दोहरा चैलेंज था। एक तो ये कि समय कम था, दूसरा ये कि हम नगरीय और ग्रामीण चुनाव लगभग पैरेलली करा रहे थे। इसके साथ ही एक चैलेंज हमारे सामने ये भी आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कोर्ट से ये स्टे मिला कि उन लोगों को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट एट द 11th आवर, ऑलमोस्ट एट द लास्ट मोमेंट, रातों रात हमें करीब 1200 से ज़्यादा हमारे जो पीठासीन अधिकारी थे, अन्य अधिकारी थे, उन सबको हमें चेंज करना पड़ा, उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ी। एंड उसके साथ साथ हमें पूरी चुनाव की प्रक्रिया करनी पड़ी। बट फॉर्चुनेट बात यही है कि जो चुनाव है, डेमोक्रेसी है, मेरे ख्याल से वो भारत का सबसे बड़ा उत्सव है। और वास्तव में उस दौरान भारत की प्रशासनिक सेवाओं की, सारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो दक्षता है वो हमें देखने को मिलती है। रादर आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस व्यक्ति को जिसने कि चुनाव में ड्यूटी की, उसे एज कलेक्टर धन्यवाद देना चाहूँगा, उसकी सराहना करना चाहूँगा। देखिए, मुझे याद है कि चुनाव के दौरान किसी एक अखबार में छपा था कि आई थिंक कई सारे आवेदन कलेक्टर के पास चुनाव ड्यूटी निरस्त करने के लिए आए, शायद 1000 या कुछ संख्या छपी थी। पर हम लोग ये नहीं देखते कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन 15,000 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, जहां हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाते हैं, अपनी अपनी बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स लेते हैं और केंद्रों पे जा के बाकायदा पूरी दक्षता के साथ चुनाव कराते हैं। एक रात वहां रुकते हैं और हमारे पास वापस आके सारी सामग्री जमा करते हैं। तो इन 15 लोगों के कंट्रीब्यूशन को देखना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है और उसको अप्रिशिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं अभी की बात करूं, वर्तमान समय की, तो अब चुनाव के बाद इसी बीच में जैसे चुनाव में जुलूस और रैलियां थीं, अभी एक महाअभियान है केंद्र सरकार का, देश आज़ादी के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव नाम है। हर घर तिरंगा एक अभियान केंद्र सरकार के आह्वान पर राज्य सरकार और सब उसमें संलग्न होकर काम कर रहे हैं। तो अब हर घर तिरंगा अभियान के तहत क्या कुछ तैयारियां हैं भोपाल की? नहीं, बहुत ही अच्छा एक अभियान, हर घर तिरंगा अभियान इस समय चलाया जा रहा है। इसके दौरान सर्वप्रथम तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि जितने हाउस होल्ड भोपाल में हैं उतने तिरंगे हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। तो इसके तहत करीब 6,15,000 से ज़्यादा तिरंगे हम लोगों ने अपने पास उपलब्ध कराए। हर्ष का विषय ये है कि इसमें से अधिकांश तिरंगे हमारी ही ग्रामीण स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा बनाए गए, सो दैट कि उनकी जो राशि है वो भी उन्हीं को प्राप्त हुई, उनके आर्थिक सशक्तिकरण का काम हुआ। और साथ ही साथ भोपाल में इस अभियान को लेके लोगों में बहुत उत्साह रहा। आज भी आप बाहर निकलें तो आपको लगभग हर घर पे, हर दुकान पे, रादर लोगों के जो ठेले हैं, लोगों की गुमटियां हैं, उन पे भी आपको तिरंगे लहराते हुए देखने को मिलते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आपको, हमको, सबको सबसे पहले जो बात जोड़ती है वो यही जोड़ती है कि हम सब एक राष्ट्र के वासी हैं। तो वो जो झंडा है, जो उसका प्रतीक है, वो जब हर जगह फहराता है तो वो हमें निश्चित ही बार बार ये याद दिलाता है कि आप, हम सभी लोग एक हैं। जी सर, जिस प्रकार से कोरोना के जो 2 साल थे उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी की ज़िंदगी को रोक दिया था, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, हर वर्ग का व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ था। तो
तो विकास का पहिया भी थोड़ा धीमा हुआ, तो थोड़ा तेज़ रफ्तार से काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, सब कुछ रुक गया था क्योंकि मैन पावर नहीं थी और तमाम अड़चनें थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो अब चूंकि ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है, तो भोपाल के कई ऐसे प्रोजेक्ट जो आगामी समय में भोपाल को एक नई पहचान देंगे, ऐसा क्या कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स? निश्चित ही जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ, हम सबकी ये मंशा थी कि अब हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज़ गति से आगे बढ़ें। इसमें हम चाहे तो मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि एटलीस्ट कोई भी लैंड इश्यूज ना रहें, कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम या डेवलपमेंट का काम इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है या किसी पर्टिकुलर एरिया में लोगों को शिफ्ट करना है या किसी अतिक्रमण को हटाना है। तो उसी तरह काम करते हुए हम लोगों ने इंश्योर किया कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कहीं भी लैंड एक्विजिशन के कारण ना रुके, और इसी वजह से मेट्रो का जो फर्स्ट रूट है उसको कंप्लीट एरिया क्लियरेंस होने की वजह से उसका काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी सोचा कि भोपाल में नागरिक सुविधाओं के विकास की बहुत आवश्यकता है, आमोद प्रमोद की कार्यों की बहुत आवश्यकता है। उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले सदर मंजिल में एक हेरिटेज होटल बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो MP नगर की मल्टी लेवल कार पार्किंग है उसके रूफ टॉप पे हम लोग एक स्पोर्ट्स एरिना लेकर के आ रहे हैं। तो वहाँ ट्रैम्पोलिन पार्क होगा, क्रिकेट के लिए प्रैक्टिसिंग के लिए नेट्स होंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ हम एक ट्रिक आई या इल्यूजन म्यूज़ियम जिसे कहते हैं, जो कि लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में होता है और लोगों के लिए एक भारी अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, तो वैसा एक इल्यूजन म्यूज़ियम भी हम लोग उसके साथ साथ ला रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा प्लान प्रपोजल है जिसमें कि कार्य मौके पे ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। हम लोग भोपाल के बड़े तालाब में एक लैविश और अच्छा क्रूज़ रेस्टोरेंट भी लाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि किस प्रकार से भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म का हब बनाया जा सके। जो ये जैसे क्रूज रेस्टोरेंट की बात, तो ये MP टूरिज्म के सहयोग से होगा कि? MP टूरिज्म के अंतर्गत जिले स्तर की एक कमेटी होती है जिसको हम DATCC कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म एंड कल्चरल कमेटी। उस कमेटी का उद्देश्य ही यही है कि हम सब लोग मिलकर अपने ज़िले में टूरिज़्म के विकास के लिए जो कार्य हैं उनको करें। उस समिति के माध्यम से और टूरिज़्म विभाग के सपोर्ट से हम इन सभी गतिविधियों को करते हैं। जी, तो उसमें जैसे आपने कहा कि ये क्रूज का रेस्टोरेंट, तो ये किस मोड पे रहेगा? सरकार करेगी कि PPP मोड पे? ये PPP मोड पे रहेगा। इसका जो नेचुरली आय होगी वो DATCC, जो कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है, उसको प्राप्त भी होगी। और इसके साथ ही साथ हमारी जो शर्तें हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ज़ीरो वेस्ट डिस्चार्ज सेटअप रहेगा, जिससे कि हमारे लेक को किसी प्रकार की कोई क्षति या हानि ना हो। जी, जैसा कि लेक का जब बात आता है तो कहीं ना कहीं भोपाल की शान में लेक चार चांद लगाती है। तो लेक का इकोसिस्टम बना रहे, और जो लेक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो उसके आसपास का एरिया है जहाँ से लेक में पानी आता है, वो एरिया सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, लेक पर अतिक्रमण ना हो। इसको लेके कितने गंभीर प्रयास किए हैं? इसको लेकर देखिए बहुत गंभीर प्रयास भोपाल में हुए हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा भोज वेटलैंड रूल्स भी बनकर आए हैं, जिससे कि इस प्रकार के अतिक्रमण को, इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके। इसके साथ ही साथ हमको सबको समझना होगा कि भोपाल का जो टेरेन है उसको देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि भोपाल की जो ग्रीनरी है उसको हम लगातार प्रोटेक्ट करते रहें, और इसके लिए भोपाल में विशेषकर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी प्रतिदिन एक पौधा लगा के ये संदेश देते ही रहते हैं कि सभी को पौधारोपण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत वृहद पैमाने पे पौधारोपण भोपाल में पिछले कुछ समय में हुआ है। हम लोगों ने रादर करीब 10 अलग अलग लोकेशंस पे 70 एकड़ से ज़्यादा भूमि भोपाल में इस चीज़ के लिए रिजर्व की है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वहाँ जाके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वहाँ जाके जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में पेड़ लगा सके। जैसे कि लोगों को एक वो रहता है कि वही उनके पास जगह ही नहीं है तो वहाँ जाके वो लगा। बिल्कुल, और ये पूरे शहर में सभी जगह ये स्थान फैले हुए हैं, तो लगभग हर व्यक्ति अपने घर के आसपास ही चाहे तो बड़ी संख्या में भी पौधारोपण यहाँ के कर सकते। देखने में आया जब कोई भी कॉलोनी डेवलप होती है तो एक ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है, कॉमन स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो सामान्यतः वो इसके लिए होता है कि वहाँ जो बिल्डर है वो पौधारोपण कर दे, तो पौधारोपण के नाम पर छोटे पौधे या घास लगा दी जाती है।
तो क्या जब वो जगह ऑलरेडी उपलब्ध है, जो फ्लोर एरिया होता है उसके अतिरिक्त तो उसको दिया जाता है, तो क्या ये शुरुआती दौर में ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि बिल्डर ही स्वयं वहाँ अच्छा बड़ा पौधारोपण करे और उसको एक ज़रूरी नियमों में शामिल कर दिया जाए? क्योंकि फिलहाल तो नियम उस ओपन एरिया को के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, पर अच्छी बात यह है कि भोपाल की यदि हम बात करें तो भोपाल की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस अपने आप में इतनी सजग हैं प्लांटेशन को लेके कि देखने में ये आ रहा है कि जो नई कॉलोनीज डेवलप होती हैं, यदि उसमें इनिशियल लेवल पे भी पौधे नहीं लगाए हैं तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस लगाती हैं। दूसरी बात, पौधे का साइज मैटर नहीं करता, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि उसको लगातार हम कितना प्रोटेक्ट और कितनी उसकी देखरेख कर पा रहे हैं। तो उस विषय में भी भोपाल की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मेरे ख्याल से वो लगातार इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने अपने कॉलोनीज़ में तो वो इन सभी पेड़ों को, पौधों को प्रोटेक्ट भी करते हैं और बहुत सुंदर गार्डन्स डेवलप कर रहे हैं। रादर अब तो वो लोग इस पे भी जा रहे हैं कि हर गार्डन के साथ साथ एक कंपोस्ट पिट डेवलप की जाए, जिससे कि जितना भी निकलने वाला गीला कचरा है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे खाद बना के उसी गार्डन की अपकीप की जा सके। जी, इस बार एक अच्छी खबर है। सामान्यतः सरकारी विभागों की उदासीनता की खबरें आती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस बार जो भर्ती का प्रतिशत है वो बड़ा है, लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है। ये निश्चित ही सरकारी स्कूलों की स्थिति भी बेहतर हुई है, वहाँ की पढ़ाई भी बेहतर हुई है और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनके माध्यम से मेरिटोरियस बच्चों को, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको रेगुलरली बहुत अच्छा सपोर्ट मध्य प्रदेश में हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। रिसेंटली ही सीएम राइज स्कूल्स की अगर आप बात करें, आप किसी भी सीएम राइज स्कूल को, जैसे हमारे यहाँ भोपाल में उसका फर्स्ट मॉडल है, आप उसको जाके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है, रादर मैं कहूँगा बेहतर है। इसी प्रकार हमारे जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, हमारे जो SC ST हॉस्टल्स हैं, उन सब में भी पढ़ाई का स्तर, उनको एडिशनल कोचिंग्स प्रोवाइड कराना, इन सभी गतिविधियों के माध्यम से लगातार एजुकेशन सिस्टम जो है वो सरकार का स्ट्रेंथन हुआ है। यदि आप पिछले कुछ रिजल्ट्स देखें तो आप पाएंगे कि जैसे क्लैट के एडमिशन्स में देयर इज़ अ रिमार्केबल इंक्रीज। हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल्स में हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में हैं, वो लोग क्लैट क्लियर कर रहे हैं, JEE क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए नेचुरली लोगों का जो रुझान है वो सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ा है। जी, सामान्यतः भोपाल में तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन जल संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पेयजल अगर हमें बचाना है तो वर्षा का जल संरक्षित करना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत तालाब योजना, उसके अंतर्गत पूरे देश में काम हो रहा है। मैं भोपाल की बात करूं तो किस स्तर तक काम हुआ है? भोपाल में भी अमृत सरोवर को लेके काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी अच्छे काम हुए हैं और बहुत ही अच्छी योजना है ये, क्योंकि हम सब लोग जहाँ नल जल योजनाओं की बात कर रहे हैं, घर घर पानी पहुँचाने की बात कर रहे हैं, वहीं ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वर्षा के जल को हम जितना ज़्यादा सहेज सकें उतना ज़्यादा सहेजें। भोपाल में कई स्थानों पर इतने बड़े बड़े तालाबों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया गया है कि आई एम श्योर आने वाले समय में वही तालाब बहुत सारी नल जल योजनाओं का आधार भी बन सकेंगे। उदाहरण के लिए कल ही मैं करड़िया चवर करके एक जगह है, वहाँ के तालाब को देख करके आया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर तालाब, बहुत ही सुंदर परिदृश्य में वहाँ इस योजना के अंतर्गत तो बना। ये एक बड़ी परेशानी ये आती है कई जगह कि कैचमेंट जो एरिया है, हर तालाब को भरने के लिए एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया की जरूरत होती है। तो सामान्यतः ये होता है कि तालाब तो खुद जाते हैं, बाद में आसपास ऐसा रिहाइश हो जाती है कि फिर पता चलता है कि वो तालाब जो है वो उसके पास जो उसका नेचुरल फ्लो जो पानी का आता है वो फिर आ नहीं पाता। तो इस अमृत सरोवर के दौरान ये ध्यान रखा गया है कि जब अमृत की बूंदें गिरें तो वो सरोवर तक आ जाए। निश्चित ही इस बात का ध्यान भी रखा गया। रादर मैं कहूँगा कि मैक्सिमम केसेस में जहाँ से स्ट्रीम्स फ्लो होके सारा पानी निकलता था, ऐसे ही स्थानों का चयन किया गया है। इस मामले में ये भी कहूँगा कि मध्य प्रदेश में, विशेषकर भोपाल में और हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे कम हाइट के हिल्स हैं। तो किसी भी हिल के नीचे यदि आप तालाब निर्माण करते हैं तो उस हिल का और उसके आसपास के एरिया का पूरा जो पानी है
वो अपने आप वहाँ आके संकलित होता है। केवल एक आपको अच्छे बांध बनाने की आवश्यकता है जिसमें कि आप उसको रोक सकें। जी, अगर मैं भोपाल की बात करूं तो चूंकि अब भोपाल एक नेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है, मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल और इंदौर पूरे देश में जाने जाते हैं और तमाम मायनों में, चाहे खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य तमाम गतिविधियां हो, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में परफॉर्मेंस हो, तो जो एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है इस समय कि एक थोड़ा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो एक लेवल और ऊपर जाए। मेट्रो की बड़े समय से प्रतीक्षा है, तो आपको लगता है कि कब तक भोपाल में शुरू होगा? मुझे विश्वास है मेट्रो का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चलाया गया है और आई एम श्योर कि बहुत ही जल्द मेट्रो का जो फर्स्ट रूट है उसको हम लोग ओपन होता हुआ और भोपाल में चलता हुआ देखेंगे। इसके साथ ही साथ जहां हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें वहां हमारी सड़कों को लगातार बेहतर बनाते रहना आवश्यक है। इसके तहत भी आपने देखा होगा कि भोपाल में पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, चाहे हम बैरागढ़ के फ्लाईओवर की बात करें, चाहे हम कोलार रोड जो है हमारा उसकी 6 लेनिंग के प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे हम सेतु बंधान योजना के तहत आने वाले 3 नए फ्लाईओवर्स की बात करें, चाहे हम डीबी मॉल के सामने जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी बात करें, तो इन सभी गतिविधियों और इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग लगातार भोपाल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, भोपाल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको लगातार बेहतर कर रहे हैं। जी, स्मार्ट सिटी में भी भोपाल ने अच्छा परफॉर्म किया है, चूँकि आपकी अध्यक्षता में ही स्मार्ट सिटी के कार्य होते हैं, तो स्मार्ट सिटी की परफॉर्मेंस को लेकर और जो अभी प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी ने किए हैं, चाहे वो अटल पथ बनाया हो, कितना आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी में अब इनिशियल हमारा जो पूरा फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे था और इसके तहत ही पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा हम लोगों ने स्मार्ट रोड कंप्लीट किया। आई थिंक आज से करीब 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने अटल पथ जो है उसको कंप्लीट किया, हम लोगों ने आर्च ब्रिज कंप्लीट किया, हम लोगों ने सदर मंजिल का जो रीडेवलपमेंट का प्लान था, रेनोवेशन का प्लान था, उसको कंप्लीट किया और इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया। इसके साथ ही साथ हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा ABD एरिया है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का जो एरिया है, वहाँ से हम लगातार डेवलपमेंट की गाथा को और आगे बढ़ाएं, हम लोग पार्टनर्स को लेकर के आएँ, हम लोग लैंड को मोनेटाइज करें और जल्दी से जल्दी वहाँ भी विकास के कार्य शुरू करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंड मोनेटाइजेशन के टर्म्स में भोपाल देश भर में सबसे पहले और सबसे अग्रणी कार्य करने वाला शहर है। इन टर्म्स ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन वी आर डूइंग वेरी वेल। ये बात ज़रूर है कि अब हम लोगों को और फोकस करते हुए तेज़ी से हमारा जो ABD एरिया है वहाँ काम प्रारंभ हो और ज़्यादा तेज़ी से वहाँ काम हो, ये इंश्योर करने की आवश्यकता है। आगामी समय में सर, पिछले 2-3 सालों से त्योहारों पर, जुलूसों पर, झांकियों पर, इन सब पर प्रतिबंध रहा है। अब चूँकि कोरोना की जो गंभीरता है वो कहीं ना कहीं कम तो हुई है और लगातार वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो रोकथाम के उपाय भी पर्याप्त हैं अब सरकार के पास, तो लोग इस बार निश्चित रूप से अब त्यौहार मनाएंगे। तो अभी गणेश उत्सव है, फिर उसके बाद नवदुर्गा की झांकियां हैं, तो इनमें काफ़ी संख्या में लोग झांकियां भी लगाएंगे और फिर एक बड़ा मसला उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को लेकर आता है, तो काफ़ी सजगता बरती है पिछले सालों में। तो इस बार क्या कुछ प्लान है इन सब को लेकर? देखिए, इस विषय में भी ये बात सही है कि कोरोना काल के बाद हर त्यौहार में और हर रैली में लोगों की जो संख्या है पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। उसको देखते हुए हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, हमारा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो तो हम अच्छे से करते ही हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक मूर्तियों का विषय आपने उठाया है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो एक स्टैंडिंग गाइडलाइन हमेशा के लिए ही NGT के द्वारा जारी की गई है कि मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी मूर्तियाँ बिना प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किए सामान्यतः नहीं बन पाती हैं। तो बहुत बड़ी ना हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना हो, और इन नियमों का पालन करना सभी का कर्तव्य है, जिससे कि हम अपने तालाब को, अपने पानी को दूषित होने से बचा सकें। और इस कर्तव्य का पालन सभी लोग करें, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या, चूँकि ये अभियान अभी एकदम जोरों पर है, शुरुआत हुई है और 15 अगस्त तक ये चलेगा, हर घर तिरंगा अभियान,
जिला प्रशासन अपने स्तर पर इसको सफल बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। तो आप भोपाल की जनता से, प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा, हमको और आपको सबको सबसे पहले यही बात जोड़ती है कि हम सब एक राष्ट्र के वासी हैं, और इसी बात का प्रतीक हमारा तिरंगा हमारे आपके सभी के घरों पे फहराए, जिससे कि सभी को ये संदेश जाए कि यहाँ इस देश में चाहे कितनी भी जातियाँ, कितनी भी धर्म, कितनी भी भाषाएं, कितने भी परिधान हो सकते हैं, पर अंततः सबसे पहले हम सब एक हैं, भारतीय हैं, और उस बात का प्रतीक हमारा तिरंगा हमारे छतों पे, हमारे प्रतिष्ठानों पर फहराए, हर घर तिरंगा लहराए, भारत का गौरव बढ़ाएं। आइए इस अभियान में हम और आप सभी लोग साथ जुड़ें और ये सुनिश्चित करें कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। धन्यवाद। तो सर, तमाम सारे पहलुओं पर बात हुई। भोपाल विकास की तमाम इबारतें लिखने को तैयार है, और अभी तक भोपाल विकास के पथ पर जितना भी चला है उसको संतोषजनक कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में और अभूतपूर्व काम हो भोपाल में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ तमाम चीज़ों को साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।